हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का चौथा पार्ट। इससे पहले मैं 3 पार्ट करवा चुकी हूं, ये भारत जी के विद अंजलि चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। प्रथम प्रश्न है, भारत कौन से देश की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन चुका है? भारत की यूपीआई प्रणाली तो है ही है, पर कौन से देश की इसने अपनाई है? तो इसने अपनाई है नेपाल देश की। कहाँ की? नेपाल देश की यूपीआई प्रणाली को भारत ने अपना लिया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो कौन सा है? असम। कौन है? असम। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कौन से राज्य में लगेगा? लगने वाला है, मतलब ये प्रस्तावित है। तो कौन से राज्य में लगेगा? मध्य प्रदेश में। मैं भी इसी राज्य से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये बना है वाराणसी। और वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये इनका संसदीय क्षेत्र है। कौन सा? वाराणसी। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट कौन से राज्य में लगाया जाएगा? तो कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा असम में। असम में किस जगह? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी में लगाया जाएगा। असम की चाय किस किसने पी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट कहाँ? तो असम में। असम में किस जगह? गुवाहाटी में। क्लियर है? आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा हीरा कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? तो ये मिला है अफ्रीका देश में। अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश में मिला है, बोत्सवाना में। दुनिया का तीसरा बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना मिला है। बोत्सवाना मिला है, अफ्रीकी देश है ये। क्या है? अफ्रीकी देश। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर आयुक्त कार्यालय ने हिंसा मुक्त बचपन के लिए कौन सा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नन्हे हाथ कलम की ओर। नन्हे हाथ कलम की ओर। बाल श्रम निषेध मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो काम करवाते हैं, रोजगार करवाते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। तो उनके लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? नन्हे हाथ कदम की ओर। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ है? तो कब हुआ है? ये हुआ है 1527 में। कब हुआ है? 1527 में। कौन सा युद्ध हुआ है ये? तो ये युद्ध है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? खानवा का युद्ध है, 1527 में होता है। बात करें पानीपत के युद्ध की, पहला हुआ है 1526 में, दूसरा होता है 1556 में और तीसरा होता है 1576 में। तो ये पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, इसको खानवा का युद्ध कहते हैं। यो 1527 में हुआ था। मदिल क्या है? मदिल क्या है? ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। मदिल क्या है? तो मदिल एक पगड़ी है। पगड़ी, पगड़ी ज्यादातर कौन से राज्य बांधते हैं? एक आता है राजस्थान और दूसरा आता है गुजरात। पगड़ी कहाँ कहाँ बांधी जाती है? अधिकतर सब जगह चलती है वैसे तो, पर अधिकतर आपको राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेगी। कहीं इसको साफा बोलते हैं, कहीं इसको पाग बोलते हैं, कहीं मदिल बोलते हैं, और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आगे बढ़े, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है?
करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है करणी माता मंदिर। इसको, ये बीकानेर में स्थित है, राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में स्थित है चूहों का मंदिर। इस मंदिर में जो चूहे हैं उनको पूर्वज मानते हैं। कौन? चारण जाति। चारण जाति को पूर्वज मानती है कि हमारे पूर्वज है। कौन सी जाति मानती है? चारण जाति। और ये चारण जाति और राठौर वंश इन दोनों की कुल देवी है। कौन है? माँ करणी माता इन दोनों की कुल देवी है, चारण जाति की और राठौर वंश की। यहाँ पे चूहों की पूजा होती है और यहाँ पूरे मंदिर में आपको चूहे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे है ये? राजस्थान के बीकानेर में। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका निर्माण किसने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर बात करें इसकी स्टार्टिंग की कि इसकी शुरुआत किसने करी थी बनाने में, तो किसी हिंदू राजा ने इसकी शुरुआत करी थी। पर बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है तो वो क्या करता है, इसको तुड़वा कर मस्जिद का निर्माण करवा देता है। फिर यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा आ जाता है। कहाँ पे है ये? तो ये अजमेर में है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो यह है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। पन्ना क्या है? तो पन्ना एक हीरा है, मतलब पत्थर है ग्रीन कलर का, हरे कलर का पत्थर होता है। उसको तोड़ के बारीकी से फिर हीरा बनाया जाता है। और इस हीरे का काम किस में आता है? ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है ना, उन्हीं में लगाने का इसका उपयोग किया जाता है, इस पन्ने का। आगे बढ़े। पुष्कर मेला कब लगता है? कब लगता है? अब बात करें पुष्कर मेला लगता कहाँ पे है, तो कहाँ लगता है? राजस्थान में। राजस्थान के अजमेर में, अजमेर पुष्कर में ये मेला लगता है। ये मेला मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान की एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पुष्कर मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सॉरी, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। राजस्थान के अजमेर पुष्कर में है ये। मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला यही लगता है। कहाँ पे? पुष्कर में। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा यहाँ पे दीपदान महोत्सव होता है। क्या होता है? दीपदान महोत्सव, यानी कि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे दीप जलाए जाते हैं। दीपदान महोत्सव कहाँ होता है? तो ये अजमेर में होता है। इसके अलावा पूरे भारत का एकमात्र मंदिर, किसका मंदिर है यहाँ पे? ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर, वो भी कहाँ पे है? तो पुष्कर जी में है। ये थी पुष्कर जी के बारे में बेसिक डिटेल। आगे बढ़े। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है ये गुजरात में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। गुजरात में है ये, जामनगर के अंदर। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है ब्यूनर्स
आयर्थ। क्या है? ब्यूनर्स आयर्थ। आगे बढ़े, क्लियर है? गोलन हाइट्स विवाद का मामला किन दो देशों के मध्य है? तो किन दो देशों के मध्य है ये? तो दो देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है इजराइल, पहला आता है इजराइल और दूसरा आता है सीरिया। कौन सा आता है? सीरिया। इन दो देशों के मध्य विवाद का मामला है गोलन हाइट्स। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दूरस्थ स्थल में कौन आता है? इंदिरा पॉइंट। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो कौन सी है ये? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए है जलोढ़ मिट्टी। धान में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, सोयाबीन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से खरीफ, रबी और जायद की फसल कौन कौन सी है। ये कौन में आते हैं? तो ये धान की खेती में आते हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, सोयाबीन, ये सारे धान के अंदर शामिल होते हैं। अब ये तो हुआ धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो कपास के लिए है और दूसरा किसके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट देती है ये नदी। कौन सी नदी है ये? कांगो नदी। सिखों के धार्मिक स्थलों में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। कौन सा नहीं है भारत में? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब नहीं है। सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, कहाँ पे है? पंजाब, अमृतसर। पंजाब अमृतसर में है। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इस पर सोने की परत किसने चढ़ाई थी? तो गुरु रामदास द्वारा चढ़ाई गई थी। किसके द्वारा चढ़ाई गई थी? गुरु रामदास के द्वारा चढ़ाई गई थी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है कि अमृतसर में कौन सा मंदिर है सिखों का? तो स्वर्ण मंदिर है। और इस पे सोने की परत किसने चढ़वाई थी? तो गुरु रामदास द्वारा चढ़वाई गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसे यूरो को नहीं अपनाया? किसको नहीं अपनाया? यूरो भी मुद्रा है। कहाँ की है ये? ये संघीय देश है, वहाँ की मुद्रा है। तो 19 में तो ये चलती है। किसने नहीं अपनाया? तो स्वीडन ने नहीं अपनाया। स्वीडन ने नहीं अपनाया। स्वीडन देश द्वारा इसको नहीं अपनाया गया है। तो कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ स्वीडन में? आप मुझे कमेंट करके बताइए। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने करी है? बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना किसने करी है? इसकी स्थापना करी है अमृतलाल विठलवास ने। अमृतलाल विठलवास द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, भील सेवा मंडल की 1922 में स्थापना किसने करी थी? तो अमृतलाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमृतलाल द्वारा। संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? किसने रूप प्रदान किया है मूर्त रूप? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया है मूर्त रूप? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित
किया जा चुका है, तो सिर्फ एक ही बार किया गया है। कितनी बार? सिर्फ एक ही बार। और कब किया गया था आप मुझे कमेंट करके बताइए। खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर का नाम किस किस ने सुना है? पहले तो आप ये बताइए कि खैबर के दर्रे के बारे में किस किस ने पढ़ा है। तो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये पाकिस्तान के अंदर है। आगे बढ़े। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसको उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है ये नदी कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की गंगा भी है, मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? अमरकंटक की पहाड़ियों से। माँ नर्मदा को पूजा जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हजरत बल मस्जिद कहाँ पे स्थित है? हजरत बल मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है हजरत बल मस्जिद। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप टापू है कौन से महासागर में है ये? प्रशांत महासागर में। ये वाला एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। बिरसा मुंडा कौन थे? ये क्रांतिकारी भी थे और ये किसके सरदार थे? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किसके सरदार थे। किसके सरदार थे ये? तो बगावत के। बिरसा मुंडा ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये झारखंड से संबंधित हैं। ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं, और क्यों चर्चा में रहे थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बिरसा मुंडा नाम अभी चर्चा में रहा था और क्यों रहा था, क्या कारण था इसका, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। सिक्कों के पहले गुरु कौन थे? सिक्कों के पहले गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। अंतिम कौन थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सिक्कों के 9 गुरु के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 9 गुरु आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए सिक्कों के गुरु के बारे में। असीरगढ़ का किला किस जिले में है? असीरगढ़ का किला किस जिले में है? पहले तो बात करें ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में है। कहाँ पे है? बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर में। इसी किले को क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और इसी किले को क्या कहते हैं? दक्षिणी विजय, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इस किले को जीत लेता था उसकी दक्षिण तरफ की सारी जितने भी किले दुर्ग वगैरह हैं उनकी जीत निश्चित है। दक्षिण द्वार के द्वारा जीता जा सकता है। असीरगढ़ का दुर्ग, यहाँ पे अकबर आया था और 6 महीने तक युद्ध चला था। कितने टाइम तक चला था? 6 महीने तक युद्ध चला था जब अकबर आया था। और यहाँ पे किसका शासक था? फारूकी शाह का यहाँ पे शासक था। अगर बात करें असीरगढ़ का किला बनवाया किसने? शासक कौन था? फारूकी शाह। और बनवाया किसने था? आशा राजा अहीर ने। आशा राजा अहीर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
फारूकी शाह के पास में यह किला था और उसके बाद में ये किला किसके पास चला गया? बाज बहादुर के पास में, बहादुर खां के पास में यह चला गया। उसके बाद में जब बहादुर खां के पास ये किला चला जाता है तो फिर अकबर आता है और इस किले पर आक्रमण करता है। अब युद्ध चलता है 6 महीने। 6 महीने के बाद में क्या होता है, जब इनके पास में राशन वगैरह सब खत्म हो जाते, जब ये किले में छिप जाते, पर इनको हार मान के अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करनी ही पड़ती है। और जब स्वाधीनता स्वीकार करते हैं तो अकबर यहाँ पे 3 से 4 दिन रुक के जाते हैं, जो कि आज भी यहाँ पे शिलालेख पर लिखा हुआ है। अगर कोई असीरगढ़ के किले में जाए तो ये चीज जरूर देख के आइएगा। आगे बढ़े। सफेद शेरों की भूमि कहलाता है। ये पूरे भारत का एकमात्र जिला ऐसा है जहाँ पे सफेद शेर पाए जाते हैं। कहाँ पे है ये? रीवा में। कहाँ पे है ये है रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश में सफेद शेर यहाँ पाए जाते हैं। कहा जाता है कि 100% में से सिर्फ 2% संभावना होती है कि सफेद शेर का जन्म हो। कहाँ पे है ये? रीवा के अंदर है। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है राजा भोज द्वारा, चोल के द्वारा करवाया गया है। राजा चोल के द्वारा करवाया गया है। राजा चोल ने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा चोल ने। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये आपको पता ही है, कमल है। ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, पशु कौन सा है, खेल कौन सा है। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो कहा जाता है जापान को। किसको कहते हैं? जापान को कहा जाता है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? कौन सी सीमा रेखा है? मैंने कल वाले पार्ट में कौन सी सीमा रेखा बताई थी? तो वो बताई थी भारत और पाकिस्तान की। किसकी बताई थी? भारत और पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? तो यह है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ द्वारा इसका विभाजन किया गया था, इसलिए इसका नाम यह है। और ये किस किस के मध्य है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य। बात करते हैं भारत और चाइना के मध्य कौन सी है? तो भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ये प्रमुख देशों के मध्य जो रेखा बनी हुई है, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से रट्टा मार डालिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? कौन है? ये वाला एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन है? A.O. ह्यूम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा यह नारा दिया गया है। कौन सा नारा है ये? जय जवान जय किसान का नारा। अगर बात करें एक और नारे की, कि जय जवान जय किसान, और इसके साथ में ऐड कर दिया जय विज्ञान। जय विज्ञान, क्या ऐड कर दिया इसमें? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो किसने दिया है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया है ये? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? किस शहर के किनारे? तो ये गुजरात अहमदाबाद के। अहमदाबाद के, साबरमती अहमदाबाद के निकट। कहाँ बहती है? ये अहमदाबाद शहर के किनारे पर बहती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। आगे बढ़े।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद है धारा 19। कौन सा अनुच्छेद है ये? 19। अगर बात करें 17 की, तो इस 17 के अंदर क्या शामिल होता है? छुआछूत, अस्पृश्यता शामिल होती है। छुआछूत की धारा कौन सी है? 17। अगर इसमें +2 करें तो 19 आ जाती है। वो कौन सी है? बोलने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आगे बढ़े। भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? तो पहला आयोजन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 के अंदर किया गया था भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन। हॉकी की बात करें तो ये मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था। तो ये कब किया गया था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी ने सेकेंड और थर्ड पार्ट देखा है तो मैंने उसमें बताया है इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? तो 1 मई को। काम कर करके मर जाना, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ये याद करने का तरीका है। 1 मई मतलब मर जाना, श्रम कर करके, काम कर करके मर जाना, 1 मई को। प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी संख्या है? 543 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट में बता चुकी हूँ, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा नामक कार्यक्रम शुरू क्यों किया है? क्यों किया है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको शुरू क्यों किया गया है। इसको शुरू करने का कारण है गंगा जल दूषित होने से रोकना। दूषित होने से रोकना। सरल भाषा में इसको याद रखने का यही एक उपाय है कि गंगा जल को दूषित रोकने के लिए ही भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे बढ़ें। सॉरी। भारत में मतदान का अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है मत देने का। मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा है, जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता है? किसको सुखी होने का देखा है इसने देखा है मजदूरों को। ये चाहता है कि मजदूर सारे सुखी हो जाएं। गलत ही स्वप्न है इसका कि पूरा हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया है? तो ये हुआ था 1889 में, 1889 में। नारी मुक्ति आंदोलन की नींव सर्वप्रथम किसने डाली थी? तो किसने डाली थी? ये डाली थी पंडित रमाबाई ने। किसने डाली थी? पंडित रमाबाई द्वारा डाली गई थी नारी मुक्ति आंदोलन की नींव। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है और ये वाला भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इन दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ें। काशी किसकी पाठशाला है? तो यह है संस्कृति की। संस्कृति की किसकी पाठशाला है ये? तो संस्कृति से संबंधित चीजों को यहाँ पे सिखाया जाता है। कहाँ पे? काशी पाठशाला में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी है? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो को रोक के कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने करी थी? तो ये करी थी मेकाले ने। मेकाले के द्वारा की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? मेकाले द्वारा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? इसको कभी कोई नहीं भूल सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहले बात करें कि कौन से जनरल डायर ने करी थी, तो
जनरल ओ डायर ने, जनरल डायर के द्वारा की गई थी। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1919 को, 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये अमृतसर में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के खिलाफ एक सभा हो रही थी, उसको बंद करवाने के लिए सभा की जा रही थी कि इस पे रोक लगाई जाए। तो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। इस सभा में करीबन कहा जाता है कि 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। कितने? 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। फिर क्या होता है, ये शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे कि रोलेट एक्ट को बंद करवाना है, उस पर रोकथाम लगवाना है। कितने लोग आ गए थे? 15 से 20 आ गए थे। 15 से 20 हजार लोग यहाँ पे जमा हो चुके थे। फिर क्या होता है, जनरल ओ डायर ने देखा कि बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, उनको शांति से इकट्ठे होने दो। फिर इसने क्या किया कि 90 सैनिक लेके आया। कितने? 90 सैनिक लेके आता है और फिर इन पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय होता है। इसने फायरिंग कर दी किस पे? ये जो सारे लोग सभा कर रहे थे इनके ऊपर इसने फायरिंग कर दी। फिर कहा जाता है कि 1000 लोग समथिंग यहाँ पे उसी टाइम एक्सपायर हो जाते हैं और 1500 से 2500 के मध्य 1500 से 2500 के मध्य घायल हो गए थे। ये तो सिर्फ किताबी नॉलेज है, इससे भी ज़्यादा हुआ था। 1000 नहीं, इससे भी ज़्यादा हुए थे क्योंकि संख्या 15 से 20 हजार लोगों की थी। ये कब हुआ था? ये हुआ था 19 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में 1919 के बाद में 1920 को इसको इस जनरल के पद से हटा दिया जाता है, इसको इस्तीफा देना पड़ता है 1920 को। और 1921 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डायर की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। बस गलत लिख दिया सर ने ये। मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य और हैदर अली और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ है? ये मैसूर का युद्ध। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत की स्वतंत्रता के समय थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये वाला एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं स्टैटिक जीके में। आगे बढ़े। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रथम अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को। सबसे उम्रदराज व्यक्ति किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है लंदन में। कहाँ होता है? लंदन में। अगर बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। और प्रथम कहाँ होता है? तो यह हुआ है लंदन में। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ये 1919 में पारित हुआ था और इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड
घटना हुई है, जो कि अपन इससे आगे देख चुके हैं। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो ये कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या शुरू करवाया था? डाक व्यवस्था शुरू करवाया था और हड़प नीति भी यही लाया था। हड़प नीति, हड़प नीति का तात्पर्य सीधे तौर पे है फूट डालो और राज करो, मतलब आपस में राजाओं को लड़ाओ और अपना साम्राज्य फैलाओ। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया है? तो इन्होंने कहाँ से आरंभ किया था? तो इन्होंने शुरू किया था सिंगापुर से। सिंगापुर से शुरू किया था। सिंगापुर ये एक सभा को संबोधित करने जाते हैं, सभा को संबोधित करने जाते हैं और वहीं से इन्होंने विरोध शुरू कर दिया था। किसका? अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हो गए थे? तो ये कहाँ शहीद हुए थे? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ शहीद होते हैं ये? श्रीरंगपट्टनम में शहीद होते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। किससे लड़ रहे थे ये? तो ये लड़ रहे थे अंग्रेजों से। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। किसने कहा? ये तिलक द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ये तिलक के द्वारा कहा गया। तिलक कौन? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, ये लोकमान्य तिलक द्वारा कहा गया है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां कौन है इसके संस्थापक? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तो सर सैयद अहमद खां द्वारा इसका संस्थापक किया गया। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित हैं? तो यह असहयोग आंदोलन से। चोरी चोरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्या होता है चोरी चोरा हत्याकांड में? इसमें क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उसके साथ में ये चलाया जाता है चोरी चोरा कांड। इसमें क्या होता है कि एक चोरी चोरा एक जगह का नाम है। कहाँ पे आती है ये? तो ये अमृतसर में। क्लियर नहीं है मुझे कहाँ आती है। चोरी चोरा एक स्थान है, चोरी चोरा, वहाँ पे ये चलता है। उसमें क्या होता है कि ये सब अंग्रेजी शिक्षा का, उनकी वस्तुओं का, कपड़े का, सब चीज़ का बहिष्कार करते हैं। कहाँ पे? चोरी चोरा में। वहाँ पे बहिष्कार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश शासन में जितने भी अधिकारी और जितने भी सैनिक थे, पुलिसकर्मी, वो सब आ जाते हैं और एक दो को गोली मारकर मार देते हैं। तो फिर मारने के बाद क्या होता है कि ये और आक्रोश में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं। तो ये भड़कते हैं तो ये सैनिक क्या करते हैं? डर के मारे एक पुलिस थाने में छुप जाते हैं। कहाँ पे छुपते हैं? पुलिस थाने में छुप जाते हैं। तो इनका आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि इन्होंने पूरे पुलिस थाने को जला दिया। और यहाँ पे समथिंग 20 से 25 कर्मी रहते हैं, पुलिसकर्मी, जिनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? पुलिस थाने के अंदर। फिर ये घटने के बारे में, इस घटना के बारे में किसको पता चलता है? गांधी जी को पता चलता है और फिर वो आके असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो ये घटना थी चोरी चोरा कांड से संबंधित। आगे बढ़े। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन हैं? इसके नेता कौन हैं? हेनरी लुई विवियम। कौन है? हेनरी लुई विवियम। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को में है। फ्रांसिस्को के सैन में गदर पार्टी का मुख्यालय। गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था गांधी जी को अधनंगा फकीर? किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था?
चर्चिल। गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल द्वारा। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था वो? अमृतसर का अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ करी थी? तो किसके द्वारा आरंभ की गई थी ये? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आरंभ की गई थी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये वाला एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर दीजिए। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय रहने वाला आंदोलन कौन सा है? तो कौन सा था ये था होम रूल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला। अभी तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, और क्या आगे भी होने की संभावना हो सकती है? होम रूलिंग ये लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन है विख्यात पंजाब केसरी के नाम से? तो यह है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन है ये? लाला लाजपत राय। इनका एक और उपनाम क्या है? तो पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। किसे? लाला लाजपत राय को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर बात करें प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये ब्रिटिश साम्राज्य वाले क्या करते थे? अपने आप को भगवान समझते थे, ये लॉर्ड लगाते थे, हर एक के सामने लॉर्ड बोले कि हाँ हम लॉर्ड है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन है ये? श्री राजगोपालाचारी। ऐसे याद करने का तरीके से बताया है मैंने कि लॉर्ड विलियम बेटिंग, इनको लॉर्ड बोलो ब्रिटिश साम्राज्य को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मैंने इससे भी पहले वाले पार्ट में करवा दिया है। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी ये? एनी बेसेंट। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? बाबरे ए तुजुकी ए बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो कौन सी भाषा है ये? तो तुर्की में लिखी हुई है। बाबरे ए तुजुकी बाबरी। और बाबरनामा किसने लिखा है? सॉरी, हुमायूंनामा किसने लिखा है? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हुमायूंनामा किसने लिखा है। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बता दिया है किसने भाग लिया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके पास कुल कितनी डिग्रियां थी, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर किसी को पता है तो। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? J&K, जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है शिवालिक की पहाड़ियों में। और ये शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियों में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, मतलब पहली बार अगर कहा जाए कि मानव कहाँ मिले थे, तो शिवालिक की पहाड़ियों में भारत में, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ें।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की अकॉर्डिंग भी यही है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी यही है और आने वाले जनगणना के अकॉर्डिंग भी यही रहने वाला है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है ये? उत्तर प्रदेश। यहाँ की आबादी पूरे भारत के अन्य राज्यों से ज़्यादा है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। सदाबहार वन किस कटिबंधीय में पाए जाते हैं? तो किस कटिबंधीय में है ये? तो ये उष्ण कटिबंधीय में, उष्ण कटिबंधीय वन में आते हैं। कौन से? सदाबहार वन। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था कब किया था? 1950 में। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन मथाई। जॉन मथाई के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। और कब रखा गया था? तो ये 1950 को रखा गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? कब हस्ताक्षर किया था? तो 1954 में। इसमें 2 देशों के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और वो भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था इसमें पंचशील समझौते में? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। माउंट मेरापी ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ है, यह कौन से देश में है? कौन से देश में है ये? माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये कौन से देश में हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। कहाँ पे हुआ है ये हुआ है इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में, उसका नाम क्या है? तो माउंट मेरापी। क्या नाम है इसका? माउंट मेरापी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है? पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है, तो कौन सा देश इसमें शामिल है भारत के साथ? तो यह है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। इसके साथ भारत ने पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है। आगरा शहर की स्थापना किसने करी है? आगरा शहर की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी थी, आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो किसने करी थी? सिकंदर लोदी द्वारा। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? भीख मांगने वाली संस्था कहा है अरविंद घोष द्वारा। किसने कहा है? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कौन सी संस्था है ये? भीख मांगने वाली। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? गुलाब का, गुलाब के ऊपर अभी ये गाना बहुत चल रहा है ना, गुलाब का उत्पादन कहाँ होता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर ये कहाँ होता है? तो ये होता है राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में होता है ये राजस्थान वालों को पता होगा। कहाँ होता है ये? अजमेर में होता है, अजमेर। और अजमेर के किस स्थान पे होता है? तो ये होता है पुष्कर की घाटी में, पुष्कर की घाटी में। ये गाना तो आप कमेंट करके बता ही देना कि गुलाब के ऊपर कौन सा गाना चल रहा है। तो भारत में गुलाब का सबसे बड़ा पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर की घाटी में होता है। आगे बढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देश में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है? अब्रक, अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है दामोदर? तो यह है हुगली नदी की, हुगली नदी। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। हुगली नदी कहाँ पे है? ये कलकत्ता में है।
कलकत्ता में क्या है? हावड़ा ब्रिज है। इसके बारे में भी क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है कि कलकत्ता में क्या है? हावड़ा ब्रिज है। कलकत्ता में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा यही होती है, कहाँ पे? कलकत्ता में। ये कहाँ है? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इस राज्य में कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन होता है। किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। कर्नाटक, कच्चे रेशम। या बात करें अगर रेशम बुनकर की, तो ये मध्य प्रदेश में ज्यादा है। किस जिले में है ये? तो मंदसौर में है। और कच्चे रेशम की बात करें तो यह है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? कब संपन्न हुए थे ये? तो 1951-52 में। कब होते हैं ये? 1951-52 में प्रथम आम चुनाव होते हैं। आजादी के बाद में जो पहला चुनाव हुआ था उसी को हम आम चुनाव कहते हैं। और कब होता है ये? 1951-52 में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे स्थित है ये? तो उत्तरी अंडमान में। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहते हैं? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। और पाकिस्तान के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? तो खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। नहरों का देश इसे कहा जाता है, किसे? पाकिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये कहाँ स्थित थी? ये थी अहिष्कांत में। कहाँ स्थित थी? अहिष्कांत में। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत को। रजनीकांत को। ये कौन सा है? 51वां मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्मी क्षेत्र का, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और अगर बात करें अपन 50वां, तो 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को दिया गया था 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और 51वां किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसने लिखी थी? अब आप मुझे बताइए कि इसको गोल्ड मेडल किस किस में मिला है? ओलंपिक में किस में गोल्ड मेडल इसको मिला था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके ऊपर बुक किसने लिखी है? तो वो लिखी है नवदीप सिंघल। नवदीप सिंघल। नवदीप सिंघल द्वारा इसके ऊपर बुक लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से बुक है, ये आप देख लीजिए। और गोल्ड किस किस में मिला है ओलंपिक में, कौन सी गेम में मिला है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं 5वें वीडियो में।